Hello students, welcome our channel Live Education Pundri. Today we will discuss about 12th class chapter solution. अब solution हमारे पास क्या होता है, अभी तक आप जनरली पढ़ चुके हो कि solution क्या होता है कि when we mix two or more substances. अगर हम इसको जर्नल लैंग्वेज में देखें, हम सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या होगा अगर हम ये नींबू पानी बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या क्या ऐड करते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऐड कर रहे हैं, हम वाटर ऐड कर रहे हैं, लेमन ऐड कर रहे हैं, ये हमारा डेली लाइफ का एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद हम साल्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास अब सॉल्यूशन क्या है, ये है जनरली कि हम सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं कि अब इस चैप्टर को हम डिटेल में करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन क्या होते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. The components of a solution generally can't be separated. Filtration, settling और centrifuging. इसका क्या मतलब है हमारे पास, अब यहाँ पर हमने एक न्यू वर्ड देखा है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। हमने अभी तक ये पढ़ा होगा 9th क्लास में कि होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि हम जर्नल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा, हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर होगा कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये जिस चीज से भी हमारे पास ये जो सॉल्यूशन मिलकर बना होगा वो कांस्टेंट होंगे, फिक्स होंगे, हम इनको वेरी नहीं करेंगे। और हेट्रोजीनियस क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। डेली लाइफ का अगर हम यहाँ पर एग्जांपल करेंगे कि अब हमारे पास क्या होगा कि नॉन रिएक्टिंग, कि वो जो हमारे पास हम यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर ले रहे हैं वो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, कि वो साथ में यहाँ पर कोई भी रिएक्शंस नहीं करेंगे। और हम क्या करेंगे कि इन जो सॉल्यूशंस को, जो ये कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास, हम इनको फिल्ट्रेशन से, सैल्टिंग करके और सेंट्रीफ्यूजिंग से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो डेली लाइफ का हम एग्जांपल कर रहे हैं, जैसे हम टी बना रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास यही जो मैंने अभी बताया था पहले, लेमन वाटर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जनरली देखते हैं, अगर हमने 1 गिलास पानी का लिया, उसके अंदर हमने 1 चम्मच चीनी की डाली है, कुछ हमने उसमें अमाउंट में नमक डाला है और उसके अंदर हमने लेमन ऐड किया है, तो अब हमारे पास उसका क्या होगा, टेस्ट क्या होगा, जैसा हमें रिक्वायर्ड होगा। तो अगर हम उस गिलास पानी को कहीं पर भी ले जाएं, हम उसके अंदर ना तो शुगर ऐड कर रहे हैं, ना हम साल्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या रहेगा कि हम ये चीज बोलेंगे कि उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। अगर हमने उसी 1 गिलास पानी के अंदर हमने 3 चम्मच चीनी की ऐड कर दी है, तो अब क्या होगा हमारे पास कि उसका जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर टेस्ट चेंज हो गया तो हमने क्या कर दिया, उसकी कंपोजिशन को चेंज किया है, ठीक है। तो यही होगा हमारे पास कि सॉल्यूशन क्या होता है। ये तो था कि जर्नल हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। अगर हम देखें, हम सॉल्यूशन को भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस 3 फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम सॉलिड में देखें तो अगर हम कि कोई भी हमारे पास जैसे एलोएज है, ठीक है, वो हमारे पास सॉलिड के एग्जांपल हो जाएंगे। अगर हम लिक्विड में देखें, अगर हम इथेनॉल इन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास एलोएज भी एक है, सॉल्यूशन है, इथेनॉल इन वाटर भी। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं कि सॉल्यूशन में हमारे पास ये मिलकर बनेगा सोल्यूट प्लस में सोलवेंट,
ठीक है। अब सोल्यूट और सोलवेंट क्या होता है हमारे पास? सोल्यूट होगा हमारे पास जो हमारे पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा इन लेसर अमाउंट, और सोलवेंट क्या होगा? जो होगा प्रेजेंट लार्ज अमाउंट में। तो अभी तक हमने जो वो एग्जाम्पल किया था कि वाटर का, ठीक है, इसके अंदर हमने ऐड किया था, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि हम बोलेंगे कि ऑलमोस्ट हम क्या बोलते हैं कि हम वाटर को क्या ले रहे हैं यहाँ पे सोलवेंट की तरह यूज कर रहे हैं। जो मैंने आपको जर्नल एग्जांपल बताया था कि पानी के अंदर जो हमने चीनी ऐड की है या फिर जो हमने टी बनाई है, तो वो क्या है हमारे पास वहां पे सोलवेंट, तो क्या हो गया वाटर, और अगर हमने यहाँ पे शुगर पार्टिकल्स ऐड किए हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, वो क्या है? सोल्यूट है। तो अब इसी तरह ही हमारे पास हमने इनको क्लासिफाई किया है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में। तो जब हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड हो जाएगा तो इथेनॉल इन वाटर, तो यहाँ पे वाटर क्या है हमारे पास? सोलवेंट है, ठीक है। और इथेनॉल क्या है यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये सोल्यूट है, ठीक है। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। अब अगर हम गैसेस का ही इसी तरह से एग्जाम्पल देखें तो हम जो जनरली यहाँ पर हमारे पास क्या है? O2 इन N2 गैस, कि ये दोनों हमारे पास गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉल्यूशंस होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास अभी तक जो हम कर रहे हैं ये है जर्नल चीजें। अब नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूबिलिटी, कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब इस चीज को हम समझेंगे कि सोल्यूबिलिटी क्या है। सोल्यूबिलिटी का सिंपल सा अगर हम जर्नल लैंग्वेज में देखें, पानी के अंदर जो हमने वो चीनी ऐड की है, कि चीनी ऐड करने का क्या मतलब है वहां के, कि पानी कितनी अपने अंदर चीनी को डिजोल्व करवा सकता है, कि हम जर्नल देखें तो हम कितनी चीनी एक गिलास पानी के अंदर घोल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा हमारे पास कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute dissolves in a solvent at a given temperature and pressure, कि हम कितना ज्यादा सोल्यूट को डिजोल्व करवा सकते हैं सोलवेंट के अंदर। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गिलास पानी के अंदर हम चीनी ऐड करते जा रहे हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीनी डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद चीनी का डिजोल्व होना क्या हो जाएगा? वहां पर कम हो जाएगा। तो वही हमारे पास लास्ट में फिर क्या बचेंगे कि वो शुगर पार्टिकल्स बचेंगे, ठीक है। तो जब वो यही बोला कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो हमारे पास सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, वही हमारे पास क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और साथ में ही हमारे पास एक वर्ड आप आगे पढ़ोगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो क्या बोला कि जितना ज्यादा हम सोल्यूट डिजोल्व करवा सकते हैं, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि हम और ज्यादा सोल्यूट उसके अंदर डिजोल्व करवा सकते हैं, कि उसकी अभी तक वो उसके अंदर कैपेसिटी होगी पानी के अंदर और ज्यादा सोल्यूट को डिजोल्व करवाने की। ये तो मैंने आपको जर्नल एग्जांपल बताया है। जैसे हमने ये सॉलिड सॉल्यूशन के केस में कर सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन के और गैसीय सॉल्यूशन के केस में भी हम कर सकते हैं। तो सोल्युबिलिटी क्या होगी कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है, ठीक है, उसके अंदर कितने सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है,
यही बोला है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सोलवेंट सॉल्यूशन पर 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। मतलब कि कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है ये, ठीक, वो भी कौन सा है, सैचुरेटेड, कि इसके अंदर हम और सोल्यूट को ऐड नहीं करवा सकते हैं। तो इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास अगर 100 ग्राम सोलवेंट है, तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर सोल्यूट कितना है, प्रेजेंट है, ठीक, उसी को हम क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी। अब हमारे पास ये सोल्युबिलिटी है, ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स हम अभी देखेंगे। कि जनरली अगर हम देखते हैं पानी के अंदर हम चीनी डिजो, अगर हम बिल्कुल ठंडा दूध लेते हैं, देखो जनरल एग्जांपल क्या होगा, ठंडे दूध के अंदर हम घर पे मदर क्या बोलती है कि बेटा ठंडे दूध में तो चीनी डिजोल्व नहीं होगी। वही सेम चीज है, अगर हम उस दूध को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या होगा, चीनी उसके अंदर जल्दी डिजोल्व हो जाएगी। तो क्या किया कि हमने वहां पे ये एक फैक्टर ऐड हो गया है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, सोलवेंट का, तो हमारे पास क्या होगा कि उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे हमने किया होगा कि सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, अगर हम यहाँ पर गैस की बजाय पहले करते हैं सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड का जनरल सा एग्जांपल अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, शुगर पार्टिकल इन वाटर। तो जो वो शुगर सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, वही हमारे पास क्या हो गए कि सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर शुगर पार्टिकल क्या है, सोल्यूट, और वो वाटर क्या है, सोलवेंट। वैसे तो हम क्या करते हैं कि वाटर को यूनिवर्सल सोलवेंट बोलते हैं कि ये ऑलमोस्ट हमारे पास हर सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। अब ये फैक्टर्स पढ़ेंगे, नेचर ऑफ दी हमारे पास क्या होगा, सॉलिड, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड। हम फर्स्ट टाइप क्या कर रहे हैं कि सॉलिड इन लिक्विड, ठीक, यहां पर हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ सॉलिड एंड नेचर ऑफ लिक्विड। मतलब इस चीज का अब हम क्या करेंगे कि हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपने किया होगा लाइक, डिसॉल्व, लाइक, ठीक है, तो क्या होगा, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर इन नॉन पोलर, ठीक। तो ये था हमारे पास कि नेचर क्या होगा, कि दोनों का सेम नेचर होगा, तब हमारे पास जो है सॉलिड व लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा। जो यहाँ पे मेन फैक्टर है अब हमारे पास वो है टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर के ऊपर ये चीज कैसे इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर का हमारे पास यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आप लिख लेना यहाँ पे, ये सॉलिड इन लिक्विड का हम पहले केस कर रहे हैं, जर्नल जो हमने अभी एग्जांपल किया है हम वही केस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर, देखो अभी तक आपने किया होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक, आपने किया होगा अभी तक। अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूट है प्लस सोलवेंट, हमारे पास क्या बना, सॉल्यूशन। तो यहां पर अगर हीट रिलीज होगी तब क्या होगा, अगर हमारे पास है सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ठीक, प्लस अगर हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो तब क्या इफेक्ट होगा, सॉल्यूशन। तो पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं एक्सोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा, हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है। हीट रिलीज का यहाँ पे क्या मतलब है कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, लेस है, कि हम यहाँ पे टेम्परेचर का फैक्टर देख रहे हैं
कि टेम्परेचर का क्या यहाँ पे मतलब है कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा सिस्टम का, कि अगर हमारे पास सॉलिड सोल्यूट और सोलवेंट को हमने ऐड किया, ठीक है, हमारे पास क्या बना सॉल्यूशन। अगर हम जर्नल एग्जाम पर वही, अगर हमने फ्रिज में कोई चीज रखी है, ठीक है, वहां पर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर क्या है, कम है, टेम्परेचर लेस है, ठीक है, टेम्परेचर अगर डाउन है वहां पर, तो पानी के अंदर अगर ठंडे पानी है उसके अंदर हम चीनी क्या करेंगे, कम डिजोल्व हो पाएगी। तो वही चीज है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम है तो उनकी जो सोलिबिलिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे लेस होगी, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड के केस में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, अगर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, सोलिबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। अगर हम एंडोथर्मिक कर रहे हैं, एंडोथर्मिक में हम क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर हमारे पास क्या है, हाई है, अगर हमने फ्रिज से दूध को निकाला, उसको हमने गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक, उसके अंदर अगर हम चीनी डिजोल्व करेंगे वो बहुत जल्दी है, जैसे जैसे वो दूध ज्यादा गर्म होगा तो उसके अंदर उसी की क्या होती जाएगी कि चीनी उतनी ही ज्यादा डिजोल्व होती जाएगी। तो यही चीज है, अगर टेम्परेचर हाई है तो सोलिबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक। ये थे फैक्टर हमारे पास। नेचर का क्या मतलब था पहले कि पोलर इन पोलर, लाइक डिजोल्व लाइक, एंड नॉन पोलर इन नॉन पोलर। सेकेंड जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम होगा तो सोलिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। वो आपने ध्यान रखना है कि सॉलिड इन लिक्विड के केस में है ये, ठीक है। और अगर वो होगी हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर हम एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए देखते हैं तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गई, हमारे पास सोलिबिलिटी इंक्रीज करेगी। प्रेशर का यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट नहीं है, ठीक है, प्रेशर का यहाँ पे इफेक्ट हमारे पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि प्रेशर क्या होगा, सॉलिड हमारे पास क्या होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो उनको हमें कंप्रेस करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो सॉलिड इन लिक्विड के केस में ये इतना ज्यादा प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये था हमारे पास जनरली कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। उसके बाद हमने इनको क्लासिफाई किया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। फिर हमने किया कि सोलिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, कौन कौन से फैक्टर्स पर हमारे पास ये डिपेंड करेगी, ठीक। अब नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर कि ये तो सॉलिड इन लिक्विड के केस में था, वही फिर सेम हम गैस इन लिक्विड के केस में करेंगे और लिक्विड इन लिक्विड के केस में करेंगे। तो फैक्टर्स ये हम देखेंगे कि कैसे वो इफेक्ट करते हैं, ठीक। फिर इसी में हम कंटिन्यू करेंगे, एक मोस्ट इंपोर्टेंट हेनरी लॉ करेंगे, ठीक है। अगर हम जनरल ओवरव्यू लें इस चैप्टर का तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हेनरी लॉ होगा, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद हम करेंगे आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास हो जाएंगी कि एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होगा यहाँ से कि सीबीएसई जहां से क्वेश्चन करता ही करता है, वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कि देखो आइडियल नॉन आइडियल से भी चांसेस है क्वेश्चन आने के। इसके बाद एबनॉर्मल मोलर मास का ये हमारे न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं इस टॉपिक से, ये आपने +1 में भी इसका कुछ ना कुछ किया होगा यूज। और फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे 4 डिस्कस करेंगे, उसमें से हम यही एस्टिमेट लगाते हैं कि ये क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। आज हम इतना ही करेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे कि हेनरी लॉ क्या होता है और फैक्टर इफेक्टिंग क्या होंगे। थैंक यू।